नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग। आज का जो सेशन होने वाला है वह जीके के ऊपर होने वाला है और जीके के भी दोस्तों हम PYQ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों जो जीके है, जनरल नॉलेज है, उसके PYQ के पार्ट 2 हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन समस्त वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो जीके है मजबूत कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जीके के PYQ स्पेशल क्लास के ऊपर बात करेंगे, जिसमें 27/11/2020 की तृतीय शिफ्ट या तृतीय पाली के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी जीके के पूरे 50 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। चाहे वह दोस्तों करंट अफेयर हो, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे लिए हैं ताकि आप यहाँ पे अनुमान लगा सकें कि किस प्रकार से आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जीके या करंट अफेयर से पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ही करंट अफेयर से पूछा गया है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो 2020 में भी दोस्तों हम बात करते हैं तो राजीव कुमार थे और 2000 अब बात करते हैं 23 में भी तो मुख्य चुनाव आयुक्त है जो ये चुनाव आयुक्त के रूप में थे। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार, ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, 2022 में जो मुख्य चुनाव 23 में मुख्य चुनाव आयुक्त है वह राजीव कुमार है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया था। तो शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार है अभिजीत मुखर्जी को प्रदान किया गया था। और दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 2 क्वेश्चन किए हैं, वह दोनों क्वेश्चन ही है जो कि यहाँ पे करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिका वायरस रोग मुख्य रूप से देश द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो ये जिका वायरस रोग है मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो ये एडिज मच्छर के कारण होता है। जी हाँ, एडिज मच्छर के कारण होता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, आधार दर या बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि देश द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो दोस्तों किसके द्वारा कहने पर यह अपवाद संभव है। तो दोस्तों जो बैंकों का बैंक है जिसे RBI कहा जाता है, उसके द्वारा दोस्तों अनुमति होने पर कुछ मामलों में यह संभव हो सकता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमति होने पर इसका अपवाद संभव है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक MK गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो दोस्तों नेचर क्योर MK गांधी के द्वारा लिखी गई है। इंडियन होम रूल MK गांधी के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पे इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स है, यह भी MK गांधी के द्वारा लिखी गई है। जबकि गोल्डन थ्रेड होल्ड है, यह MK गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन है खिड़की मस्जिद, फिरोजशाह कोटला, जामा मस्जिद या तुगलकाबाद। तो जामा मस्जिद का निर्माण है जो तुगलक काल के अंदर नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भूगोल में मिनेंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। चट्टान से, चोटी से, नदी से या तालाब से। तो मिनेंडर का जो दोस्तों शब्द है यह नदी से संबंधित है और नदी से ही दोस्तों शब्दों से कल एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह बागवानी की एक शैली है, यह ताड़ के पत्तों की जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला है, यदि दिल्ली सुल्तानों के दरबार में बजाए जाने वाला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, या यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों रत्नों से जड़ने की एक तकनीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। इसे ही दोस्तों पित्रा दुर्रा शैली कहा जाता है। जी हाँ, पित्रा ड्यूरा शैली इसे कहा जाता है, जिसमें दोस्तों जो पत्थर की दीवार होती है उसमें कीमती जो नगीने होते हैं, नगीने की बात की जाए, रत्नों की बात की जाए या हीरो की बात की जाए, तो इनकी जड़ाई है दोस्तों इस दीवार के अंदर की जाती है। तो यह पित्रा दुर्रा शैली के अंदर की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है।
अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। तो जहांगीर की कब्र दोस्तों कहाँ पे है, तो जहांगीर की कब्र लाहौर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों लाहौर ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी। तो जो है नृत्य करती लड़की की प्रतिमा है कांस्य से बनी हुई थी। जी हाँ, कांसा से बनी हुई थी। आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहले ब्राजील, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना, पाओला रोजी स्पेन, काइलियल मबाप्पे है जो कि फ्रांस से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है, जो पाओले रोजी है स्पेन से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना देश में समाप्त हुई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2012 के अंदर समाप्त होती है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ संबंधित मुद्दों संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे ईपीएफओ की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इस ईपीएफओ को कहा जाता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत के संविधान का भाग देश संसदीय संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकार शक्तियों आदि से संबंधित है। तो भारत का संविधान 5 की बात करते हैं, तो संविधान के भाग 5 में संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषताओं या शक्तियों से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। भारत के संविधान की बात करते हैं, तो वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं और मूल संविधान में कितने भाग हैं। तो हम बात करते हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे और यहाँ पे दोस्तों वर्तमान में जो है 25 भाग हुआ करते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। चतुर्थ बौद्ध परिषद राजगृह, द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर, प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो बौद्ध संगीतियां होती है वह राजगृह के अंदर होती है, पाटलिपुत्र के अंदर होती है और यहाँ पे वैशाली के अंदर होती है। और जो चौथी बौद्ध संगीति होती है वह कुंडलग्राम कश्मीर के अंदर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि राजगृह में प्रथम होती है, विराटनगर में कोई यहाँ पे बौद्ध संगीति नहीं होती, प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर में नहीं होती है, अंतिम बौद्ध संगीति कश्मीर में होती है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 के अंदर की जाती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, देश कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। तो दोस्तों जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है उसे डोलड्रम्स कहा जाता है। जी हाँ, डोलड्रम्स कहा जाता है, जो कि यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, 1984 में देश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो दोस्तों कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था, जिसे दोस्तों वर्तमान में जो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के रूप में, या मायावती ने दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे कार्य किया है। तो यहाँ पे दोस्तों मायावती, और यहाँ पे इसके संस्थापक की बात की जाए तो कांशीराम है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा कम डैश वाले क्षेत्र में व्याप्ति कवरेज के सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। तो सरकार द्वारा जो है प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों में इसका प्रसार किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो दिल्ली के एनसीटी के प्रफुल्ल पटेल, अंडमान निकोबार दिनेश्वर शर्मा, लद्दाख अनिल बेजाल, जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, सामवेद को भारतीय देश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो सामवेद में दोस्तों जो सामवेद की बात करते हैं, तो सामवेद में दोस्तों जो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे जो संगीत से है। जी हाँ, संगीत से है। तो दोस्तों ये जो सामवेद है संगीत व कला से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है।
चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो दोस्तों हम बात करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल होता है, इसमें दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय अवधि रेगुलेशन टाइम कितने मिनट दिया जाता है? तो 120 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है, जो कि 2 घंटे का यहाँ पे समय मिलता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो सर्की शैली दोस्तों वर्तमान में जो है आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, देश बजट में 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी, जो टमाटर, प्याज और आलू टीओपी की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने की कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर टीओपी फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो ये दोस्तों 2018-19 के जो बजट भाषण के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर के ऊपर बात करते हैं, जो देवमाली है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो अपने दक्षिण भारत का नक्शा इस प्रकार से है, तो इसमें दोस्तों ये जो पर्वत श्रृंखला इधर आती है, इन्हें दोस्तों पूर्वी घाट कहा जाता है, और इधर दोस्तों जो आता है इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिसे मिलते हैं उसे नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। जी हाँ, नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलकर जो दक्षिण में मिलते हैं उसे नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS देश के पास स्थित है। तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थित है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो भारतीय संगीत में भैरवी एक राग है, पूर्वी राग है, हिंडोल राग है, जबकि श्रृंगार है, जो कि भारतीय संगीत के संदर्भ में एक राग नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है फरीजी आंदोलन, जो कि बंगाल से संबंधित है, मोपला विद्रोह है, मालाबार से संबंधित है, कूका आंदोलन है, असम से संबंधित है, या पोलीग्राफ विद्रोह है जो कुर्नाल से संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, कूका आंदोलन है, जो कि असम से संबंधित नहीं है। तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है जो कि 1986 के अंदर, जी हाँ 1986 के अंदर शुरू किया गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, देश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर देखकर आपको बताना है कि कौन सी समिति है जो भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित कार्य करने के लिए यहाँ पे बनाई गई थी। ऑप्शन है इंद्रजीत गुप्ता समिति, कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या विमल जालान समिति। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति है जो भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बलराम राय मेहता समिति है जो कि यहाँ पे किसके लिए बनाई गई थी, या भारत के संविधान में जो सबसे मूलभूत परिवर्तन किया गया है वह कौन सी समिति के आधार पर किया गया है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो दोस्तों हम बात करते हैं जो एक दिवसीय ओडीआई है, ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल भारत कितनी बार खेल चुकी है? तो भारत टोटल 7 बार दोस्तों यहाँ पे सेमीफाइनल खेल चुकी है, जिसमेमें से 2 बार ये फाइनल जीत चुकी है, जो कि एक 1983 के अंदर जीतता है और एक दोस्तों 2011 के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड कप जीता है। 1983 में दोस्तों कप्तान थे जो कपिल देव कप्तान थे। और 2011 की बात करते हैं तो 2011 में MS धोनी है जो कि कप्तान है। तो दोस्तों विनिंग टीम के कप्तान कपिल देव और MS धोनी है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो 2011 का वर्ल्ड कप भारत के द्वारा जीता गया उसमें सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाए गए? जी हाँ, सर्वाधिक रन
सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाए गए हैं। हम यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं। जो 2011 का दोस्तों जो फाइनल होता है भारत और श्रीलंका के मध्य, उस मैच के अंदर सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे 2019 तक भारत 7 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डैश को प्रभावित करती है। तो नेफ्राइटिस है जो दोस्तों वक्र किडनी को यहाँ पे प्रभावित करती है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, सोनल मानसिंह, जया बच्चन, रूपा गांगुली। तो जया बच्चन है जो कि राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो जो दोस्तों ग्लूकोमीटर होता है, इसका उपयोग हम आमतौर पर हाइपोग्लाइसीमिया के लिए किया जाता है। या हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बात करते हैं तो इसे अल्प रक्त शर्करा कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है। और इसके उपयोग के लिए हम यहाँ पे ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया है, वह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। जी हाँ, जो प्रणब मुखर्जी है उनका जो 2020 में निधन हो गया है, वह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और हम 14वें राष्ट्रपति की बात करते हैं तो रामनाथ सिंह कोविंद है जो कि 14वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। और दोस्तों वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका नाम है जो कि द्रौपदी मुर्मू है। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। जबकि बात करते हैं यह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। जी हाँ, पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों यह दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। इनसे पहले एक महिला राष्ट्रपति और रह चुकी है, उनका नाम है प्रतिभा पाटिल। वह देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। जबकि दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है। और यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आपको समस्त फैक्ट यहाँ से पता होना चाहिए। तो प्रणब मुखर्जी हैं जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। जी हाँ, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि 13वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में डैश कितने अंक होते हैं। तो चेक संख्या में दोस्तों यहाँ पे 6 अंक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द डैश को निर्देशित करता है। तो जो पोलज शब्द है सालाना खेती योग्य भूमि को निर्देशित करता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है। तो दोस्तों जो खादर और बांगर शब्द है वह एलुवियल मिट्टी या कछार मिट्टी से संबंधित है। जो दोस्तों खादर होता है जिसे दोस्तों नवीन जलोढ़ और बांगर है जो प्राचीन जलोढ़ कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द सैंडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो द सैंडो लाइन्स जो है अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावड़ी अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है। तो अग्रसेन की बावली है जो दोस्तों दिल्ली के अंदर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो व्यास सम्मान है दोस्तों जो हिंदी के अंदर, जी हाँ, हिंदी के अंदर उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पे जो सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। भीमबेटका हम्पी कर्नाटक के अंदर स्थित है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है और भीमबेटका छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित नहीं है। यह मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह से हुई था। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों होता है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में यह दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। तो हाइग्रोमीटर है जो कि वातावरण में जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता को मापने का कार्य है जो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था।
तो भारत के स्थान की बात करते हैं तो 48वां स्थान 2020 के अंदर था। तो दोस्तों रैंक या सूचकांक से भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इसका सेपरेट वीडियो दोस्तों आपको जो आपकी एग्जाम होगी उससे पहले जो हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर का सेशन आरंभ किया है, यदि आपने वह नहीं देखा है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आपको यह वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की दिग्बोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरों में से एक है। तो यह देश में स्थित है। तो दोस्तों जो दिग्बोई है, दिग्बोई असम के अंदर स्थित है और ये दोस्तों भारत की सबसे पुरानी जो है रिफाइनरी है, यहाँ पे असम राज्य के अंदर स्थित है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है योनो यू ओनली नीड वन ऐप एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो देश द्वारा पेश किया गया है ताकि इनके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं को उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो दोस्तों जो योनो ऐप है, योनो ऐप एसबीआई के द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है और ये अपने दोस्तों जो अपने कस्टमर है, उपयोगकर्ता है, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है जो कि योनो ऐप एसबीआई के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो नई दिल्ली के अंदर दोस्तों 2010 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है और उस समय दिल्ली की जो दोस्तों सीएम की बात करते हैं तो शीला दीक्षित उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और 2010 में दोस्तों यहाँ पे इनका मुख्यमंत्री हुआ था और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ही नई दिल्ली के अंदर किया गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत देश से अधिक भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। तो 50,000 से ऊपर, जी हाँ 50,000 से ऊपर की जो अधिक भुगतान के लिए विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जीके की पीवाईक्यू के ऊपर चर्चा की है और जीके की पीवाईक्यू के ऊपर दोस्तों हमको यहाँ पे बैक टू बैक क्लासेज मिल रही है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे करंट अफेयर की क्लासेज हो, जीके की क्लासेज हो, चाहे दोस्तों कंप्यूटर की क्लासेज हो या दोस्तों आपको पीवाईक्यू से संबंधित जितने भी यहाँ पे पीडीएफ की आवश्यकता होती है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके स्टैटिक्स IQ 27 लगाकर दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाई सकती हैं। चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।